Good morning, friends. A very good morning and a very warm welcome to all the candidates and viewers of my YouTube channel. Today's my name is Dhendra Pandey, the Maths and the Science Guru, and we are discussing the very important topic of syllabus reduction. ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया वाले पे, यूट्यूब पे आप लोगों ने देख लिया है कि रिडक्शन किस किस चीज़ों में कितना कितना हुआ है। मैं इसका आज मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ क्या हुआ है। आप देख रहे हो स्क्रीन पर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम जो 9 से लेके 10 तक का जो मैं करने जा रहा हूँ आज, और इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 11th एंड 12th ऑल्सो। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से करिकुलम बनाए गए हैं इसमें और कैसे कैसे इसको चीज़ किया जाएगा। पहला जो ब्रॉड सिलेबस जो है CBSE का, प्रिंसिपल ऑफ द CBSE करिकुलम। क्या करिकुलम का साइलेंट फीचर्स होता है, इसका साइलेंट फीचर्स आप लोग देख सकते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ CBSE सेकेंडरी स्कूल करिकुलम इज फर्स्ट प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर फिजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास पहला। दूसरा, इनलाइट जनरल्स English general and specific teaching and assessment of the object. Uphold the constitution values such as the socialism, secularism, democracy, republic, character, justice, liberty, equality, fraternity, dignity of the individual, and unity and integrity of the nation by encouraging values-based learning activities. What is the meaning of curriculum? Curriculum का मतलब क्या होता है? ये तो हमने curriculum. What is the real meaning of curriculum? Is the race course. आप दौड़ने यानी बच्चे साल भर इसमें दौड़ के सीख के क्या क्या सीखते हैं। द मीनिंग ऑफ मेन मकसद जो है इसका CBSE बोर्ड का वही है कि आपको पूरा तरह से डेवलप किया जाए। इसका आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम क्या है? अचीव कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटिव एक्सीलेंस। उसके बाद enhance the self awareness and explore the innate potential, attain the mastery over the laid down competencies and imbibe 21st century learning, literacy and life cycles। अब तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हैं। अब किस किस ब्रॉड सिलेबस में इसको बांटा गया है? देखिए, हम लोग का जो 9 to 10 का सिलेबस है वो 2 सिलेबस में बांटा गया है, कंपल्सरी और ऑप्शनल। ये सोगलिस्टिक्स एरियाज में आते हैं। कंपल्सरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लैंग्वेज 1 आइदर हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में तो इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी या संस्कृत इसमें आपको चूज करना होता है। सोशल साइंस इज कंपल्सरी, मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी, साइंस इज कंपल्सरी। एंड ऑप्शनल में क्या आता है? एकेडमिक्स, इसमें आता है अदर्स, एकेडमिक, इलेक्टिव सब्जेक्ट, स्किल और इलेक्टिव। इसमें जो आपको आता है सेकंड वाले में को सोशलिस्टिक्स एरियाज, इसमें आते हैं जो आपको पढ़ना होता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इसके स्कूल में स्कूल के हाथ में इसका मार्क्स होता है और स्कूल ही इस मार्क्स को वो डिफाइन करता है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आफ्टर दैट वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट, एजुकेशन। अब सोशलिस्टिक्स एरियाज क्या है? ऐसे एरियाज हैं जो आपके स्किल्स को बढ़ाता है, आपके लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाता है। लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलिस्टिक एरिया में आते हैं। द करिकुलम इनवाइजेस द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग acumen and seeks to explore the potential of a student in acquiring the substantial acknowledgement and skills through the academic rigors with greater academic orientation and research skill in core academic areas. The student could evolve as a judicious young adult with a sense of real self-estimate, having the true values and principle. इसका मतलब होता है कि आप में एक तरह का समग्र विकास करना। आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा होगा, मैथमेटिक्स स्किल अच्छा हो, आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो, इससे आप एक अच्छे नागरिक देश के बन सके। सोशल साइंस में आप लगते हैं हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, और साइंस में हम लोग को बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका सिलेबस रिड्यूस किया गया। और CBSE बोर्ड का यही लॉ है कि बच्चे पर ये जो भार है, अतिरिक्त भार को कम किया जा सके। यू नो दैट देयर इज ए पेंडेमिक इन वर्ल्ड वाइड ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी क्योर वेरी इजिली. The scientists are working very hard. I salute to all the scientists and the soldiers of our country. But it took time लगेगा ठीक होने में। कोई जरूर नहीं कि स्कूल जुलाई में ही खुल जाए, बहुत से राज्य में खुल रहे हैं, किसी में खुलने वाला है। डिपेंड अपॉन द एडवाइस ऑफ द आवर मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन जो पढ़ाई है वो तो होना चाहिए। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज फॉर आवर डेवलपमेंट। आवर फुल डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द एजुकेशन व्हाट वी आर रिसीविंग राइट नाउ। So CBSE is tried to inbuild such a syllabus that is beneficial for the student as well as for the teacher and reduce their pressure, because 100% सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसने क्या किया, 30% सिलेबस को पूरा रिड्यूस कर दिया। और सिलेबस में भी आपको बताऊंगा सेकंड वाले वीडियोस में कि उसमें कौन कौन से एरियाज को रिड्यूस किया गया है। अब इसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें आपको मैं PDF डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख लेना। को सोशलिस्टिक एरियाज क्या है? आर्ट एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, इसमें जो बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन कराया जाता है। और इंटीग्रेटेड ऑल लर्निंग एरियाज
अब उसमें आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्कूल करिकुलम कमेटी इसको करता है। उसके बाद पेडागोजिकल लीडरशिप होता है। ऑल द प्रिंसिपल हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन इवोल्यूशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम एज ए हेड एंड द pedagogical leader of their school. In the role of their school pedagogical leader, the principal is expected to undertake the following: lead, guide, support. Second, direct the entire focus. उसके बाद प्रिपेयर एनुअल पेडागोजिकल, प्रमोट द इनोवेटिव पेडागोजी। आजकल स्कूल में जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं, वो बच्चों को है वो डल कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसको ICT बोला जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Today is the area of information and communication technology, and we need that. Enjoy joyful learning at all the level. Develop a school specific resources. Ensure the proper in-house training to be built with a date with all the new ideas and tool to make support and learn with the best practices all over the world. आपको अच्छे से करना होगा, ध्यान से करना होगा, अब आपको अपने आप को डेवलप करना होगा सब तरीके से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल अटेंटिव होना चाहिए, प्रिंसिपल अच्छा होना चाहिए, प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कराना होगा और प्रिंसिपल को सब चीज़ देखने होंगे। ये जो नया सिलेबस है उसको मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं कन्विंस कर सकूँ कि क्या क्या सिलेबस में लाया गया है। और टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। टीचर्स को कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, टीचर के पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, उनको बस एक ट्रेनिंग 10 टीचर होने चाहिए। दे शुड बी एटलीस्ट B.Ed. B.Ed is the minimum criteria which is government is issued much before the corona pandemic, but most of the school don't have the B.Ed teachers. If they try to check their degrees, most of the school करते क्या, आप डिग्री चेक करते नहीं है। Go and you give the demos class and if you are competent then you are able to try, but you have to learn ना। लर्न करना भी जरूरी है। डिग्री ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि आप ऐसे जाए और उठा के लेके आए, कोई भी टीचर से पढ़वाने लगे, बट यू शुड द प्रिंसिपल शुड चेक that those teacher who come in our school has the original degree of B.Ed or not. I am saying once again original. I am saying one again original. Because duplicate teachers बहुत सारे हैं और शायद उनको ये खराब लगता हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डुप्लीकेट्स B.Ed डिग्री होल्डर्स बहुत सारे हैं। अगर ध्यान से चेक किया जाए तो 30 से 40% एटलीस्ट टीचर हट जाएंगे। उसके बाद लेसन प्लान, यूनिट प्लानिंग करने का टेक्नोलॉजी उनके पास होना चाहिए, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज कराने होने चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स उनके पास होना चाहिए, ICT का रिसोर्स उनको यूज करना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, रेमेडिकल टीचिंग होना चाहिए। और रेमेडिकल टीचिंग क्या होता है, किसी किसी बच्चे को मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो व्हाट इज द टेक्निक थ्रू व्हिच यू कैन बीइंग अ टीचर यू हैव द एबिलिटी और यू हैव टू गो एंड प्रोवाइड द रेमेडिकल टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे होते हैं अपने मन की बातों को, भावनाओं को ग्रुप में कहीं नहीं पाते हैं, खड़े रहेंगे, समझ में आया जी, नो सर, यस सर। लेकिन ऐसे बच्चे को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ उनको उठाएं, उनका केयरिंग करें, उनका काउंसलिंग करें, उनके साथ आप अच्छे फ्रेंडशिप जैसे बिहेव करें, ऐसे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। सब चीज़ें हैं जिससे आपको आदमी जो है वो स्कूल के एनवायरनमेंट को जब कोरोना पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो वो यूज किया जा सकता है और बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लासरूम में सोशल एनवायरनमेंट में लिए बहुत जरूरी है सब चीज़ें। ग्रेटर क्रॉस करिकुलम लिंकेज होना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। आर्ट क्या है? कला। कला जो है बच्चों को सिखाता है कि आप जिंदगी को कैसे जियो। आप तबला प्ले करते हो, हारमोनियम प्ले करते हो, आप कुछ भी प्ले करते हो, तो उससे आप लोगों को मर्यादा सिखाता है, संस्कार सिखाते हैं और आपको अनुशासन सिखाता है। सबसे बड़ा चीज़ जो म्यूजिक में लगता है, आई बीइंग अ म्यूजिक स्टूडेंट for more than 4 to 5 years, I have learned that discipline is very important. अगर आप तबला सीख रहे हो, रियाज कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो then you are not able to produce the single ball on तबला। ये सब है। उसके बाद आर्ट इंटीग्रेशन है, आर्ट इंटीग्रेशन है, सब चीज़ें को मेन हम लोग को जो फोकस करना है यहाँ पे 21वीं सेंचुरी में क्या क्या चीज़ की जरूरत होने वाली है। फर्स्ट लर्निंग स्किल, सेकंड लिटरेसी स्किल एंड द लाइफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जमाना बस रट्टूमल तमल बन के चीज करने वाला कुछ नहीं है। वी नीड द फर्स्ट लर्निंग स्किल, सेकंड द लिटरेसी स्किल एंड थर्ड लाइफ स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 21वीं सेंचुरी का डिमांड है ये। लर्निंग स्किल्स में क्या आते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास कोलैबोरेशन। लिटरेसी स्किल में इन्फॉर्मेशन लिटरेसी होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी। और लाइफ स्किल में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ अवेयरनेस। अगर बस एक लीडरशिप होगी, आई कैन डू दैट सर, गो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बैक बेंचर्स टाइप के पीछे बैठे रहते हैं, सर कहीं देख मत ले, वो उनको तो कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट यू हैव टू डू दैट। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बोर्ड बन के बीइंग अ टीचर आई कांट एबल टू टॉक टू एनी स्टूडेंट्स। यस, यू आर टीचर, आई एम ऑल्सो अ टीचर, यू नीड वी नीड द रिस्पेक्ट एंड ऑनरशिप, बट बीइंग फ्लेक्सिबल टू द स्टूडेंट। Second, being a leadership, introduce leadership quality in the student. Third, the initiatives, the productivity and self awareness. सब चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है और ये बच्चों को होना ही चाहिए। अब देखिए कंपल्सरी से 9 और 10 वाले में दिखाया तो कंपल्सरी क्या आता है। ग्रुप L में देखिए आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है, यहाँ पे कंपल्सरी में हिंदी कोर्स A और हिंदी कोर्स B और इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज लिटरेचर आपको पढ़ना होता है। सब्जेक्ट 2 में क्या है? लैंग्वेज, एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ द लैंग्वेजेस अदर दैन द लैंग्वेज चूजन एट 1।
सभी स्ट्रीम क्या होता है, मैथमेटिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया आजकल, बेसिक और स्टैंडर्ड्स बच्चे जानते ही होंगे। मैथमेटिक्स बेसिक एट AISSE बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस शैल बी रिमेन द सेम, रेफर टू मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर द डिटेल। साइंस सेमेस्टर 4 में आता है, 5 सोशल साइंस आते हैं और 6 वाले में ऑप्शनल है, ये स्किल सब्जेक्ट में आता है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस पर आधार किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को समझाने वाली बातें यही है, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एट सेकेंडरी लेवल, दैट इज लैंग्वेज 1002 कोड, हिंदी ए कोर्स, हिंदी कोर्स बी, एनी वन आपको चूज करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कोर्स बी, उसके बाद एनी वन उर्दू का आप करते हो प्रेफर तो उर्दू है आपके लिए, नहीं तो जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, इट हैज मोर देन दैट। उसके बाद जो कंपलसरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं स्कूल्स में, वो 241 कोड से आता है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक वो 9th क्लास में ही चूज हो जाता है कि बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं। जिनका मार्क्स कम आता है प्लीज़ बोलूँगा आप स्टैंडर्ड ही बेसिक ही लो, चूँकि स्टैंडर्ड जो मैथ्स है थोड़ा हाई लेवल का होता है, बहुत से बच्चे पैरेंट्स के दबाव में भी अपना चाहिए मैथ्स का सिलेबस चेंज करते हैं, प्रीफर टू द 9th क्लास मार्क्स। अगर आपको लगता है कि इवन डू बेटर इन द कमिंग एग्जामिनेशन देन प्लीज टेक टू द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। साइंस तो पढ़ना है, सोशल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट अदर एकेडमिक सब्जेक्ट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दे सकते हो, मैं इसको डाल दूंगा। मीडियम इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है। उसके बाद जो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद देखो आप कौन से रैंकिंग कैसे होती है वहाँ पर। ये तो सी है, तो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ऐसे किया जाता है। और उसके बाद रैंकिंग आजकल ग्रेडिंग कैसे की जाती है क्लास 9 और 10 से, बच्चों को ग्रेडिंग का बहुत पेरेंट्स को ग्रेडिंग नहीं मालूम होते, बच्चे बोलते थे पापा आई गॉट द B2 दैट इज 80% मार्क्स ना पापा, नो द ग्रेडिंग प्लीज लर्न इट, आई एम सेइंग इट वंस अगेन, लर्न करें ग्रेडिंग कैसे मार्क किया जाता है। आज के ज़माने में मार्क्स जो रेंज है उस पर ग्रेडिंग किया जाता है, 91 to 100% मार्क्स यू गॉट A1, 81 to 90% मार्क यू गॉट द A2 ग्रेड, 71 to 80% मार्क्स यू गेट B1, 61 to 70% दैट इज कॉल्ड B2, C1, C2, D और E दैट इज 32 एंड बिलो। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, वो बच्चे पर निर्भर करता है, वो स्कूल पर निर्भर करता है कि वो कैसे असेस कर रहा है। वो आज के ज़माने में पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स के होते रहते हैं। एज अर्लियर दिस कुड बी शेड्यूल्ड टू 3 इन इस सब्जेक्ट इन एकेडमिक ईयर एंड द एवरेज ऑफ 2 कुड बी taken for final admission of the marks. This test tend to follow a pattern which is quite similar to the final end of the course and have a gradually increasing portion of the content. यहाँ पे मल्टीपल असेसमेंट जो है 5 मार्क्स का उसमें किया जाता है। आप वर्क फील्ड में कैसे हो, आपको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इंडिविजुअली कैसे काम कर रहे हो, आपका विजुअल प्रेजेंटेशन क्या है, पजल्स आप कैसे, पोर्टफोलियो आप कैसे बना रहे हो। पोर्टफोलियो यहाँ बच्चों को माता है, पोर्टफोलियो ऐसे स्कूल में बनाया जाता है बच्चों से, उसका मकसद क्या है। देखिए पोर्टफोलियो हम लोग भी बनाए थे अपने बीएड कोर्स में। पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों को एक तरह से इंटेलेक्चुअली ट्रेन किया जाता है। यू आर ट्रेनिंग, यू गॉट द ट्रेनिंग टू हाउ टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन टीचर्स और एकेडमिक्स। पोर्टफोलियो इनहेंस लर्निंग एबिलिटी, वो आपको मदद ही करता है, आपको लर्निंग एबिलिटी उसको बढ़ाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, आप बोल्ड हो पाते हो, आप किसी सामान्य बोल पाते हो, आप किसी का काम को अच्छी तरीके से कर पाते हो। तो पोर्टफोलियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। इसका पोर्टफोलियो में पूरा डिटेल दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो, इसका मैं PDF डाल दूंगा, प्रिपेयर कैसे करते हैं पोर्टफोलियो को, असेसमेंट कैसे करते हैं पोर्टफोलियो को, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, कॉस्टिक एरियाज कौन कौन से हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है यहाँ पर। और पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। इट एकेडमिक आप रियल नॉलेज बच्चों को मिलना चाहिए। अगर स्कूल्स, स्पेशली मैं स्कूल्स को बोलूँगा, अगर स्कूल इस चीज़ को फॉलो करे तो, चूँकि बहुत से स्कूल्स अपना बस प्रॉफिट देखते हैं, वो इस चीज़ को ज़रा फॉलो करने की नहीं सोचते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स तो द एकेडमिक एक्टिविटी ऑफ द बोर्ड्स, इस सब होनी चाहिए, आप उसमें मैं डाल दूंगा इसके बारे में। डिसिप्लिन के ऊपर मार्क्स मिलता है बच्चों को, अटेंडेंस, सिंसियरिटी, बिहेवियर, वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड इन डिसिप्लिन नाउअडेज, बट मोर देन दैट बहुत से बच्चे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत से कारण हो सकता है उसके पीछे, बट डिसिप्लिन जो है मेंटेन होना चाहिए। और डिपेंड अपॉन द 4th थिंग, अटेंडेंस, हाउ अटेंडिंग द क्लास। बहुत बच्चे आते हैं स्कूल बंक कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए उनको, दे नीड टू ज्वाइन द स्कूल रेगुलरली। सिंसियरिटी, दे आर सिंसियर और नॉट बाय द टीचर्स थॉट। बिहेवियर मस्ट बी गुड, बहुत से बच्चे मिसबिहेव और रूड बिहेव करते हैं, which is not good for the academics as course as well as for the life, and values अच्छी होनी चाहिए उनके लाइफ में। These are the small things that I am going to discuss
I have discussed all the things and student must be learned according to that. मेरा एक नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से पार्ट्स रिड्यूस्ड हुए हैं। आप लोग यूट्यूब बहुत सारे वीडियो देख लें, मैं एक डिटेल और एक रियल लेके आऊँगा आपके पास कि रियली में कौन कौन सिलेबस कितने रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से रिलेटेड सिलेबस है, अब हम लोग को कैसे पढ़ाई करना है, अब हम लोग को क्या करना है ऐसा कि हम लोग का मार्क्स एग्जाम अच्छा हो, कौन कौन से ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स है, कौन कौन से ऐसे अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अपने भाई का छोटा सा प्रयास और एक सही प्रयास है मेरा, और आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फैमिली को जरूर ज्वाइन करें, द फैमिली ऑफ मैथ्स सर, दैट इज सर जी। थैंक यू, धन्यवाद, कुशल मंगल रहें और स्वस्थ रहें, बाय बाय।